Very good morning, and I hope that all of you are revising every day. हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं सब लोग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स फ्रॉम 11th क्लास फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं. ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाय, हेलो. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बेटा. ग्रेट. सो इट्स last time what we had seen, it was about the dimension analysis, है ना. डायमेंशनल एनालिसिस हमने कल पढ़ा. डायमेंशनल एनालिसिस में प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जब किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड RHS, जब दो क्वांटिटीज़ अगर इक्वल है तो उनके डायमेंशन सेम टू सेम होने चाहिए. ये हमने देखा था. उसके बाद अगर दो क्वांटिटीज़ का एडिशन अगर हो सकता है, अगर दो क्वांटिटीज़ का एडिशन हो सकता है तो नेसेसरीली इसका मतलब ये होता है कि दोज टू क्वांटिटीज़ दे मस्ट हैव द सेम डायमेंशंस. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब a प्लस बी करो या a माइनस बी करो, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो नेसेसरीली उनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए. ये हमने देखा था. डू यू रिमेंबर? यस. सो सेम डायमेंशंस वी हैड सीन. सिमिलरली हमने देखा था कि जब कोई इक्वेशन लिखा रहेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो सेम नहीं होंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया तो सेम नहीं होंगे. यस और नो? डू यू रिमेंबर? राइट. इस तरीके से. सो दिस इज द डायमेंशन एनालिसिस, जिसका पहला हमने देखा कि इक्वेशन का कंसिस्टेंसी ढूंढने के लिए, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, इसको ढूंढने के लिए हमने इसका उपयोग किया था. दैट वाज फर्स्ट एप्लीकेशन. आज हम इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड सी द सेकेंड एप्लीकेशन. सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुने. आई होप दिस इज अच्छा. हाँ, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद मैंने लिख के रखा है. डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स. डू यू रिमेंबर दिस? है ना. डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स. इसको भी बता दूंगा थोड़ा सा. ये क्या है बेटे? हम जब मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे थे, याद आया आपको? जब हम मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने देखा था एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जिसका नाम है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड. ओके, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड. और ये जो फॉर्मूला जो बना था डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड का, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था. ध्यान से सुनिए. द फॉर्मूला वॉज distance traveled Sn is equals to u plus a n minus half. u plus a n minus half, जहाँ पर Sn का मतलब क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस traveled in nth सेकेंड. u क्या है बेटे? इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. n का मतलब होता है nth सेकेंड. ओके, तो अब ध्यान दीजिए बेटे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए मैं जो बताने जा रहा हूँ. सबसे पहली बात, आप यहाँ पर देखोगे, बोलोगे सर ये Sn मतलब है डिस्टेंस. आप क्या बोलोगे? सर Sn का मतलब है डिस्टेंस और u का मतलब होता है वेलोसिटी.
तो एस एन के डायमेंशंस, डिस्टेंस के डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हो। अपेरेंटली ऐसा लग सकता है कि ये जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस है, और आप बोलोगे सर ये जो u है, ये u क्या है, वेलोसिटी है ना। अभी अभी आपने बोला कि ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी है, तो दोनों के डायमेंशन तो सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के डायमेंशन सेम टू सेम नहीं है, और अगर ये सेम टू सेम नहीं है तो फिर कैसे ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट हुआ। डू यू हैव दिस क्वेश्चन? यहाँ तक समझा क्वेश्चन तक कि ये कैसे, क्या लगता है आपको, क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, बोलो। हाँ जी है ना। बाकी लोग का क्या कहना है? यस, एवरीबडी एज कम ऑन टेल मी कि ये इक्वेशन वही क्वेश्चन था, कोमल बोल रही है हाँ वही क्वेश्चन था, बताऊंगा आंसर भी बताऊंगा, बट आई वांट टू जस्ट वेकअप एवरीवन कि उनको यहाँ तक ये क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं है ना। पहले तो ये क्वेश्चन है। ऋतुजा बोल रही है इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, क्यों ऋतुजा, एनी आइडिया? कम ऑन, शी इज सेइंग इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कोमल बोल रही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, ओके। हाँ देखो बेटा, इसका आंसर क्या है बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात करते हैं तो वो एक्चुअली क्या है, इट इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड है बेटे वो, ठीक है। क्योंकि जब हम बोलते थे कि आपका पार्टिकल ऐसे आगे जा रहा है उसके रास्ते से, तो पहले सेकेंड में जब टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हुआ तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर टाइम इज इक्वल टू 2 हुआ तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, फिर टाइम इज इक्वल्स टू 3 हुआ तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो किसी भी सेकेंड में ये क्या है, एस एन जो है इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 3rd सेकेंड। ये देखो, ये पहला, यहाँ से 0 से 1 पहला सेकेंड, 1 से 2 दूसरा सेकेंड, 2 से 3 तीसरा सेकेंड, यस और नो। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, बट इन 1 सेकेंड ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड, एंड therefore the distance traveled is Sn upon 1 second. It is distance traveled in 1 second, and which is numerically equal to Sn, but it will have a dimensions of velocity because it is distance upon time. It is distance upon time 1 second, and which is Sn. Have you understood this point? So distance upon टाइम L बाई टी, इसका डायमेंशन बनेगा Sn का, क्या बनेगा, L(t⁻⁻1). U का जो डायमेंशन है वो तो वेलोसिटी ही है शुरुआत से, और उसी तरह से एक्सेलरेशन इंटू n मतलब है टाइम, एक्सेलरेशन इंटू जो n है वो तो टाइम है, तो ये बनेगा L(t⁻²) इंटू टी। n मतलब टाइम है बेटा, n मतलब क्या है, टाइम, तो ये बना L(t⁻1) and that is dimensionally consistent, and therefore this equation is dimensionally consistent. Now does this make sense? अब ये समझ में आया क्या? कौन सा, ये नहीं दिख रहा है, ओह ठीक है बेटा। Now does this make sense? Okay,
If this makes sense, then just type MS in the comment box. MS makes sense. Okay. Thank you. Thank you. Getting this point? Great. ऋतुजा, शालिनी, खुशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, है ना? इंटरेस्टिंग? इज इट इंटरेस्टिंग? यस, दिस इज इंटरेस्टिंग. ओके, ग्रेट. अब हम आगे बढ़ेंगे. यहाँ से लिख के हो गया, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. इसको हम देखने जा रहे हैं. सब लोग बिल्कुल ध्यान देकर इसको पढ़ें. कम ऑन. हो गया ना? ये आगे बढ़ू ना कि नहीं हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड. आगे बढ़े. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसको कहा जाता है द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस to construct empirical formula या empirical relation. अब ये क्या है? ये वर्ड्स बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दिखते हैं लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं. ठीक है, देखो बेटा बहुत आसान है. सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो, कुछ मत लिखना. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको 100% अटेंशन देके सुनो. कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, बस मेरी तरफ ध्यान दो. 100% अटेंशन. चलो बेटा 100% अटेंशन. कैन आई हैव योर 100% अटेंशन? ओके, ठीक है. तो चलिए 100% अटेंशन देके सुनिए. सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको लेट by the scientific experiment okay, led by scientific experiment we get relation between different quantities as देखो बेटा, अगर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, तो किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हम एक रिलेशन को फॉर्म करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी. आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में आपने ऐसा तर्क लगाया, आपने ऐसा एक कंक्लूजन निकाला
कि भाई एनर्जी जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपका कंक्लूजन आया। लेकिन आपको इनके बीच का जो रिलेशन है वो पता नहीं है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू लेट्स से x एंड वेलोसिटी रेस टू y। अगर आपने ऐसा मान लिया, हमें नहीं पता कि ये x का वैल्यू कितना होगा, मास का कौन सा पावर 1 2 3 4 पता नहीं हमें, और वेलोसिटी का भी पावर हमें नहीं पता है ना। y मैंने लिख दिया, जो हमें ढूंढना है अननोन है। अगर हमने x और y को ढूंढ लिया तो हमें इनके बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y। हमें x को ढूंढना है और y को ढूंढना है, ताकि हम एनर्जी मास और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन ढूंढ पाए। ध्यान से सुनो, कुछ मत लिखो प्यारे बच्चों, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, कुछ मत लिखो, कृपया ध्यान दे। मैं क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x एंड वेलोसिटी टू द पावर y। ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है x और y को। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेट द डायमेंशंस ऑन LHS एंड RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे डायमेंशंस को हम इक्वल करा देंगे, तभी तो रिलेशन बनेगा। इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब उसके इक्वल है ना, डायमेंशंस दोनों साइड के इक्वल होने चाहिए। तो एनर्जी का डायमेंशन, तो LHS का डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे बेटा, एनर्जी के डायमेंशंस हमने याद करके रखे हुए हैं। क्या आपको याद है, 1 2 t⁻² -2 1 2 -2, ये एनर्जी का रिलेशन, इसका डायमेंशन आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये तो हमने याद कर लिया, एनर्जी का हमने याद करके रखा था 1 2 -2। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मास, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मास का पावर x, ठीक है जी, मास का पावर x। वेलोसिटी का पावर कितना है y। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। हाँ जी भाई साहब, वेलोसिटी का पावर कितना होगा, मतलब वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब l⁻⁴ एंड t⁻⁻1। डू यू एग्री। ये वेलोसिटी के डायमेंशंस, उसका पावर है बेटा y, उसका पावर मतलब उसका एक्सपोनेंट ⁻⁴y, l t⁻⁻1 y। यहाँ तक समझा क्या। तो अगर मैं सबको एक साथ मिला दूँ तो देखो ये m⁻x बनेगा, m⁻ कितना x। ये जो y है, जो दोनों का पावर है, y अंदर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, l⁻⁴ है, तो y इंटू 1 कितना y, तो l⁻² कितना हो जाएगा y। समझ में आ गया। और t⁻² कितना हो जाएगा बेटा, -1 इंटू y इज -y। इज इट क्लियर, क्या है, समझ में आ रहा है सबके। डज दैट मेक सेंस। m⁻x l⁻y t⁻⁻y। ओके, ठीक है। चलो बेटे, अब क्या करना है, अब लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस हमें मिल गए, अब दोनों को इक्वल करा देंगे। अब अगर हम LHS के डायमेंशंस इक्वल्स टू RHS के डायमेंशंस अगर लिखें तो LHS में क्या आया था, LHS में आया था m⁻⁴ l⁻² t⁻⁻2
और RHS में आया था m⁻x l⁻y t⁻−y। तो प्यारे बच्चों कंपेयर करिए, कंपेयर बोथ द साइड्स, दोनों साइड में कंपेयर अगर करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करो तो m का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर m का पावर x है, इसका मतलब नेसेसरीली x मस्ट बी इक्वल्स टू 1 एंड l का पावर 2 है, यहाँ पर l का पावर y है, इसका मतलब y मस्ट बी इक्वल्स टू 2। उसी तरह t का पावर -2, t का पावर -y, तो फिर से y इक्वल्स टू 2 वही हुआ। तो x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 आ गया आंसर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻1 एंड v⁻2। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया और बाद में जाके पता चला कि इन दोनों का जो रिलेशन है इट इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हाफ mv², तो ये बन जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कुछ समझ में आया? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। इज इट इंटरेस्टिंग? समझ में आया ये डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से हमने रिलेशन ढूंढा एनर्जी के बीच, मास के बीच और वेलोसिटी के बीच। फटाफट लिख दो, कम ऑन मेक इट फास्ट। लिख दो बेटा इसको, एवरीवन इसको लिख दो, है ना? कम ऑन, डू इट डू इट डू इट, शाबाश। ठीक है, आई होप ये समझ में आया पूरा। फास्ट लिखो। यस, कम ऑन, बहुत बढ़िया, शाबाश, डू इट डू इट डू इट, कम ऑन। समझते का? थैंक यू बेटा। आज गुरु पूर्णिमा है, सो शी इज़ विशिंग मी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू सो मच। Actually, I remember my teacher. His name was Manoj Kumar sir. I remember actually 2-3 of them. One was Kharat sir and Manoj Kumar sir when I was in my school days. So these were the teachers, those who actually inspired me a lot. Yes, they were of lot of inspiration. And also I remember my teacher Lakshmanan sir, who was from South India. Thank you Samriddhi, Shalini. So I'm very thankful to my teachers, those who gave me that knowledge and the true mindset how to think.
and everybody needs a guru in his life, a teacher, right? Everybody in this world needs the teacher, right? Without teacher, you don't get the proper direction. It is the job of the teacher in your life to give you direction, proper direction आपको मिलती है, right? थैंक यू सो मच। तो ये हो गया बेटा, इज दिस डन? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। तो इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेके इसको मैं आपको समझाता हूं कि इसको कैसे करना है। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज if the force depends on mass, velocity and radius। ठीक है, तो आप फोर्स को F कंसिडर करिए, मास m पता ही है सबको, वेलोसिटी v और रेडियस r। तो आपको ढूंढना ये है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आइए बेटे सब लोग ध्यान से सुनिए, हम रिलेशन को ढूंढने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी, रेडियस। इनके बीच में एक रिलेशन को हम ढूंढने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, जब बोला गया डिपेंड्स ऑन तो समझ लो कि हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह यूज करना है। डिपेंड्स ऑन, समझ में आया? डिपेंड्स ऑन, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, डिपेंड्स ऑन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। लेकिन इसका कौन सा पावर हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं y, इसको बोल देते हैं z। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। समझ में आया? हाँ जी, ओके। सो हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज x, व्हाट इज y, व्हाट इज z। ये हमें ढूंढना है। समझ में आया? तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस को ढूंढेंगे। चलो बेटा, फोर्स के डायमेंशंस, फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है जो है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मैंने आपको एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला दिया है, इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी को लिखते हैं L अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो L अपॉन टी स्क्वायर बन जाता है, सबको पता है। तो इसीलिए फोर्स का डायमेंशन क्या बना? m1 L1 t⁻⁻²। ये फोर्स का डायमेंशन है। सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? फोर्स का डायमेंशन कैसे ढूंढना है सबको आता है ना? फोर्स का डायमेंशन कैसे ढूंढा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इनटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो ये m1 L1 t⁻²। अब RHS की अगर बात करें, अगर RHS की बात करें प्यारे बच्चों, तो मास तो फंडामेंटल है m⁻⁴, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, L1 t⁻⁻1 उसका पावर y, ध्यान रखना, ठीक है। और r जो है, r मतलब रेडियस है। r मतलब क्या है? रेडियस।
तो रेडियस को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ लिख सकता हूँ ना, रेडियस मतलब लेंथ, यस और नो, बताइए बेटा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m⁻⁴ ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा l⁻⁴ और t⁻⁻⁻y, ये सबको समझ में आया। और एक l⁻⁻z, ठीक है। तो इसमें l 2 बार है, ये एक l है, ये एक l है, तो जब 2 बार है तो l⁻y इंटू l⁻z, तो दोनों को अगर एक साथ लिया जाए तो l⁻y प्लस z होगा, यस और नो। l⁻y l⁻z दोनों को अगर मैं साथ में ले लूँ तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा प्यारे बच्चों m⁻x l⁻y और ये z था, तो ये y प्लस z दोनों एक साथ आएंगे इंटू t⁻⁻y, एंड दैट इज व्हाट इज योर MLT RHS। तो चलो भाई LHS इक्वल्स टू RHS कर देते हैं डायमेंशंस में, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के अगर बराबर कर देंगे तो LHS में कौन था, ये देखो m1 l1 t⁻⁻2, m1 l1 t⁻⁻2, और RHS में क्या आया, RHS में आया m⁻x l⁻y प्लस z और t⁻⁻y। सॉल्व करके बताइए आंसर्स फटाफट सब लोग, एवरीवन कम ऑन मेक इट फास्ट, एवरीवन लिख लो और आंसर बताओ, चलो लिख लो, सब कुछ लिख लो फटाफट और फिर सॉल्व करो आगे और फिर आंसर्स बता दो, x कितना y कितना z कितना, फटाफट कंपेयर करके, कम ऑन मेक इट फास्ट सब लोग। ओके एक आंसर आया है XYZ का, एक आंसर आया एंड दैट आंसर इज करेक्ट, यस। बाकी लोग भी आंसर भेजिए मुझे, कम ऑन, आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यस आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कम ऑन।
हाँ, यस 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 यस, कम ऑन। Come on, come on, come on. Khushi has got one answer. Okay, very good. Om Mante has got one answer. कुछ नहीं, कंपेयर करना है, सिंपल है, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलो भाई फटाफट आंसर दे दो। x इज इक्वल्स टू 1, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं मास। लेंथ को कंपेयर करेंगे तो y प्लस जेड, देखो ना, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1, और अगर t को कंपेयर करेंगे तो -2 इक्वल्स टू -y, -y इक्वल्स टू -2, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 2। यस और नो? तो x मिल गया, y मिल गया, z कैसे मिलेगा, इसमें पुटअप कर दो। तो इसमें पुटअप कर देंगे तो y की जगह पर 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 1। तो z कितना हुआ जी, 1 माइनस 2 विच इज -1। तो z का वैल्यू आया -1। समझा? अब समझा कि नहीं समझा, बोलो बेटा। ओके शालिनी, गॉट इट नाउ? ओम का भी एक आंसर आया। ओके, खुशी हैज़ गॉट 2 करेक्ट, कोमल हैज़ गॉट 3 करेक्ट, वेरी गुड कोमल। सूरज, वेरी गुड सूरज, उसने पूरा फॉर्मूला लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल्स टू होता है बेटे m⁻1 v⁻2 एंड r⁻⁻1। ये -1 नीचे चला जाता है तो ये बन जाता है mv² अपॉन r। -1 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जाता है ना, तो r⁻1 डिनोमिनेटर में। तो ये ऐसा इस तरह का रिलेशन ये बन जाता है बेटा। आगे जाके फिजिक्स में हम इस फोर्स को पढ़ेंगे, इस फोर्स को हम आगे जाकर फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आर यू गेटिंग दिस? इज इट सिंपल, अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टैंडेबल, ओके। और एक ऐसा करने को दूं तो करेंगे क्या? ऐसा और एक करने को दूं तो करेंगे, सब लोग करेंगे ना? करेंगे ना? चलो करो। तो ऐसा एक करने को देता हूं, ठीक है।
वन मोर, चलो बेटा। फिर से एक देता हूँ, आप ढूंढिए, सिंपल दे देता हूँ। फोर्स वंस अगेन depends on height, area, density and acceleration। हाइट को h, एरिया को a, डेंसिटी को रो और एक्सेलरेशन को a कंसिडर करके ढूंढो, रिलेशन ढूंढो। चलो फाइंड रिलेशन। ठीक है, फटाफट करो। चलो देखते कौन सबसे पहले करता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, एरिया, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। तो आपको एक्स ढूंढना है, वाई ढूंढना है, जेड ढूंढना है, डब्ल्यू ढूंढना है। चलो एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। तो ये मेरा टर्मिनोलॉजी यूज करके बताइए कि h कितना, a कितना, रो आई एम सॉरी x कितना, x, y, z एंड w। ठीक है, दोज 4 थिंग्स यू हैव टू फाइंड। कम ऑन, लेट्स सी हु कैन फाइंड इट फर्स्ट। देखते कौन इसको करता है सबसे पहले, है ना। Come on, come on, come on. Tell me the answers. जी देखो, फोर्स का हमने अभी अभी ढूंढा था डायमेंशन, बहुत सिंपल था, m1 l1 t⁻⁻², है ना। और इधर अगर देखा जाए तो हाइट मतलब होता है लेंथ, एरिया मतलब होता है लेंथ स्क्वायर, एरिया मतलब लेंथ होता है तो y।
डेंसिटी जो होता है प्यारे बच्चों, डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है बेटा एल क्यूब, यस और नो, वॉल्यूम एल क्यूब रेस टू जेड इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है एल बाई टी स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिसको हम लिखते हैं ना हमेशा, ये डब्ल्यू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो एल रेस टू एक्स पहला, फिर एल रेस टू 2 इंटू वाई तो 2y, फिर m रेस टू जेड, m रेस टू जेड, और ये एल क्यूब था वो ऊपर आके -3 बनने वाला है, यस और नो, तो एल रेस टू -3z, क्योंकि वो z के साथ है इसीलिए, और फिर एल रेस टू डब्ल्यू, एल रेस टू डब्ल्यू एंड t रेस टू, ये -2 ऊपर आएगा तो t रेस टू -2w, -2w, समझा क्या? तो चलो, तो भाई ये लेंथ को अगर देखा जाए तो लेंथ के कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। तो लेंथ का पावर जो होगा वो होगा x प्लस 2y माइनस 3z प्लस w, ठीक है, ये लेंथ हुआ। मास कितना हुआ, मास सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे z, और कुछ दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, टाइम कितना है बेटा, टाइम मुझे दिखाई दे रहा है -2w, समझा, -2w, इज इट क्लियर, है ना? चलो बेटा, तो मास का मिल गया, टाइम का भी मिल गया, टाइम का एक ही है ना, हाँ टाइम का एक ही है, टाइम का -2w, इसका भी मिल गया। चलो तो इधर लिख देते हैं m रेस टू 1, l रेस टू 1, t रेस टू -2। अगर कंपेयर करें तो मास का कितना है बेटा z, तो मास का z पुटअप कर देंगे, z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू कितना आया 1। कुछ समझा कि नहीं समझा बोलो, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। उसके बाद ये टाइम का अगर कंपेयर करूँ मैं, तो टाइम का कंपेयर करने से -2 इज इक्वल्स टू -2w ऐसा हुआ, यस और नो, तो इसका मतलब -2 कैंसल, तो w कितना आया बेटा, w इक्वल्स टू 1, क्या ये समझा? जी हाँ, है ना, सिंपल। तो z आया, w आया, ये दो तक समझा सबको, ठीक है। अब अगर l का पावर हम देखें तो l का पावर इधर है 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 3z प्लस w। कम ऑन, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटे, ठीक है, बिल्कुल। सो दिस इज 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस, ये देखो ये 3z है, तो z कितना है 1 प्लस w है बेटे 1, ठीक है। तो ये 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, और ये -3 प्लस 1 बन जाएगा -2, इधर जाके +3 बनने वाला है, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, तो ये 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, ठीक है। अब देखो, अब x और y के बीच में
हमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनो, कुछ समझ में आया? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये x प्लस 2y हो गया, ठीक है, और z का वैल्यू मिल गया मुझे, w का मिल गया, बस x और y का अभी बचा है। लेकिन जब हमें x और y के बीच में, ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, तब हम इसको कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, क्योंकि हाइट मतलब लेंथ है, एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं या दोनों को x और y के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे जब हमें इसको ऐसा ढूंढने का फॉर्मूला कोई नहीं मिलेगा तब। तो ये दो आंसर मिल गए, इनको तो डायरेक्टली लिख देंगे, z की जगह पर लिखेंगे 1, w की जगह पर लिखेंगे 1, और h और a दोनों को x और y ही रहने देंगे, जबकि दोनों में एक रिलेशन मिल गया हमें। तो ये समझ गए? तो ये जो फॉर्मूला बनेगा तो ये कैसा बनेगा, तो इधर नीचे लिख दूं मैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ से या तो x ढूंढो या y ढूंढो, x ढूंढो मैं, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, तो बस x की जगह पर वही पुटअप कर देंगे अपन, h रेस टू 3 माइनस 2y, एरिया रेस टू y, रो रेस टू z है, z का वैल्यू हमें मिल गया 1, एंड फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया 1। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को एम्पायरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया ये? ठीक है, ठीक है, so this was all about our how to find the relation between different quantities। ठीक है, इसके बारे में आज हमने पढ़ा, बहुत बढ़िया। सो लेट्स stop over here and let's continue tomorrow। So by that time, take care, see you, bye bye।